नमस्कार। आज हम मिलकर आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर 2025 की पहली शिफ्ट वाले पेपर को पूरी तरह से डाइसेक्ट करने वाले हैं। मतलब सिर्फ सवाल जवाब नहीं, हम ये भी देखेंगे कि सवाल क्यों पूछे गए, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, ताकि आगे की तैयारी एकदम सॉलिड हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे एग्जाम के ब्रेकडाउन पर, फिर सीधे चलेंगे करंट अफेयर्स और अवार्ड्स की तरफ। उसके बाद साइंस के सवालों को समझेंगे, फिर कुछ जनरल नॉलेज हाइलाइट्स और आखिर में सबसे जरूरी, इस पूरे पेपर से हमें क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे डायनामिक सेक्शन से, करंट अफेयर्स और अवार्ड्स। ये वो हिस्सा है जहां पता चलता है कि कौन आसपास की खबरों पर नजर रख रहा है। और यकीन मानिए, इस बार के पेपर में इसका अच्छा खासा वेटेज था। तो पहला सवाल ही एक बड़ी सरकारी योजना से आया। सवाल था कि यूएलएलएस स्कीम के तहत 100% लिटरेसी हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना। और इसका सही जवाब है त्रिपुरा। लेकिन बात सिर्फ त्रिपुरा की नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये उल्लास स्कीम है क्या चीज। चलिए जानते हैं। तो देखिए, ULLS का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये सरकार की एक स्कीम है जो 2022 से 2027 तक चलेगी। इसका मेन फोकस उन लोगों पर है जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और हाँ, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। तीसरा राज्य तो त्रिपुरा था, लेकिन पहला था मिजोरम, दूसरा गोवा और चौथा बना हिमाचल प्रदेश। देखा, एक सवाल से कैसे 4-5 सवाल तैयार हो गए। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। सवाल था कि 2025 का अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। क्रिकेट से जुड़े सवाल तो अक्सर एग्जाम का हिस्सा होते ही हैं, और ये तो हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट था। भारत ने लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता। रनर अप रहा साउथ अफ्रीका, टूर्नामेंट मलेशिया में होस्ट हुआ और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी भारत की गंगादी त्रिशा। ये सारी डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। अवार्ड्स का सिलसिला जारी रहा। अगला सवाल था भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से। पूछा गया कि डी गुकेश के अलावा और कौन कौन थे इस लिस्ट में। तो कुल मिला के 4 एथलीट्स को ये अवार्ड मिला। डी गुकेश जो चेस से हैं, उनके अलावा हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, शूटिंग सेंसेशन मनु भाकर और पैरा एथलेटिक्स से प्रवीण कुमार। मतलब अलग अलग खेलों के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। एक और अवार्ड से जुड़ा सवाल, इस बार अर्जुन अवार्ड्स पर। सवाल था कि 2024 में सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड्स किस स्पोर्ट में दिए गए। और यहाँ एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा 17 अवार्ड्स पैरा एथलेटिक्स को मिले। कुल 34 अवार्ड्स दिए गए थे, मतलब आधे अवार्ड सिर्फ पैरा एथलीट्स को। ये दिखाता है कि पैरा स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं साइंस सेक्शन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे टेस्ट किया गया। केमिस्ट्री से एक बिल्कुल क्लासिक सवाल, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर जिंक डाल दें तो सोल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा। ये सवाल सीधा सीधा रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा है। देखिए, होता क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है नीले रंग का। अब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर को धक्का मारकर उसकी जगह ले लेता है और बन जाता है जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता। तो सीधा सा जवाब, नीला रंग गायब हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिस्ट्री से ही एक और सवाल, इस बार कंबशन पर। नैप्थलीन को जलाने पर कैसी फ्लेम निकलती है। तो इसका जवाब है पीली और धुएं वाली फ्लेम। अब सवाल है, ऐसा क्यों? सीधा सा साइंस है। नैप्थलीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन बहुत ज्यादा होता है। जब ये जलते हैं तो पूरी तरह से नहीं जल पाते, यानी इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसी वजह से कार्बन के छोटे छोटे कण, जिसे हम कालिख कहते हैं, वो बनते हैं और फ्लेम पीली और धुएं वाली दिखती है। इसके उलट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एकदम साफ नीली फ्लेम के साथ जलते हैं। अब थोड़ा बायो की तरफ चलते हैं। सवाल था कि पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है। एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये, और इसका जवाब है पैरेन्काइमा टिश्यू। अगर और स्पेसिफिक होके बात करें तो पत्तियों के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो याद रखिए, टिश्यू है पैरेन्काइमा।
चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कुछ और जनरल नॉलेज के सवालों का। इससे अंदाजा लगेगा कि तैयारी कितनी डाइवर्स होनी चाहिए। तो देखिए कुछ और हाइलाइट्स। एक सवाल था वेस्ट मैनेजमेंट पर, जिसमें महाराष्ट्र का कराड शहर एक मॉडल सिटी बनकर उभरा है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर सवाल था कि तीसरे बच्चे पर भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। एक किताब के बारे में पूछा गया, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, जिसे लिखा है टिम विगमोर ने। और एक अवार्ड पर सवाल था कि यंग राइटर्स को कौन सा अवार्ड मिलता है, तो वो है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। तो सवाल देख लिए, जवाब समझ लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है, हमें अपनी तैयारी के लिए क्या लेसन सीखने हैं। देखिए कुछ बातें तो एकदम साफ हैं। पहली, पिछले 1 साल के नेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स पर खास ध्यान देना है। दूसरी, यूएलएस जैसी सरकारी स्कीम्स हाई प्रायोरिटी पर हैं। तीसरी, साइंस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, खासकर बेसिक केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल पक्के होने चाहिए। चौथी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले और दूसरे करंट इवेंट्स पर नजर रखनी है। और हाँ, जैसा कि हमने अवार्ड्स में देखा, पैरा स्पोर्ट्स पर आजकल काफी जोर है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस एनालिसिस के आधार पर सबसे पहला टॉपिक कौन सा उठाया जाएगा जिसमें महारत हासिल करनी है। ये फैसला आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। चलिए आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर वाले फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो इस एनालिसिस से ये समझने में मदद मिलेगी कि आगे की तैयारी के लिए कौन सी ट्रेंड्स जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स, जिसमें खेल और राष्ट्रीय घटनाओं से सवाल आए। भारत ने लगातार दूसरा टाइटल जीता और ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सवाल था। एग्जाम में हाल की इंडस्ट्रियल दुर्घटनाओं से भी सवाल आए, जिसमें जिले का नाम पूछा गया था। इसके बाद अवार्ड्स और सम्मान पर काफी फोकस था, जो एक जरूरी सेक्शन रहा। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इन 4 एथलीट्स को मिला और सभी के नाम जानना जरूरी था। 2024 में पैरा एथलेटिक्स के लिए 17 अर्जुन अवार्ड्स दिए गए, जो किसी भी खेल में सबसे ज्यादा हैं। साहित्यिक पुरस्कारों पर भी सवाल थे, जैसे कि उनका मकसद और क्राइटेरिया क्या है। अब आते हैं साइंस पर। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर सवाल थे। एनवायरमेंटल साइंस का ये कॉन्सेप्ट एक अहम सवाल था, जो पोल्यूशन को उसके असर से जोड़ता है। केमिस्ट्री से एक क्लासिक सवाल आया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान रंग बदलने पर फोकस था। यहाँ 2 अलग-अलग केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और जलने के तरीके की तुलना की गई। ये दिखाता है कि कैसे एग्जाम एनवायरमेंटल साइंस को इंटरनेशनल एजेंसी के डेटा से जोड़ रहा है। बायो में प्लांट टिश्यूज पर सवाल था कि पौधे की सबसे जरूरी प्रोसेस कौन सा टिश्यू करता है, और इसका सही जवाब था पैरेन्काइमा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्लोरोप्लास्ट यही मिलते हैं। फिजिक्स के एक सवाल का जवाब था ये, जिसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वेव का टाइम पीरियड निकालना था। अब देखते हैं कि सरकारी योजनाओं और कानूनी फैसलों से कैसे सवाल पूछे गए। देखिए, बड़ी नेशनल स्कीम्स का पूरा नाम और उनका मकसद समझना कितना जरूरी था। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सवाल पहले या दूसरे नहीं बल्कि तीसरे राज्य त्रिपुरा पर था। मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला भी एग्जाम का एक अहम टॉपिक था। एक सीधा सा सवाल था कि मौसम की भविष्यवाणी कौन सी सरकारी एजेंसी करती है। आईएमडी ही वो एजेंसी है जो देश के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग करती है। तो इस पूरे एनालिसिस से यही पैटर्न निकल कर आता है, फोकस हाल की बड़ी घटनाओं पर है। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से अगली परीक्षा की तैयारी में फोकस करने में मदद मिलेगी।